पंजाब से बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी, भारी सुरक्षा के बीच लेकर आई यूपी पुलिस की टीम। पीएम मोदी आज छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के साथ करेंगे बातचीत। कोरोना संकट के बीच पीएम परीक्षा पर करेंगे चर्चा। कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन लेकिन ये आंदोलन नहीं होगा खत्म। भारत में 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें कि अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिया को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। बता दें कि अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है और 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है और उनके पास से 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं। अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। आपको बता दें कि 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। एनबी न्यूज की इस वक्त की अहम खबर, अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं। 2 AK-47 राइफल, 22 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें, पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं। आपको बता दें कि अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुगतार सिंह भुल्लर जुड़ रहे हैं। जुगतार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किए गए हैं और इसी के साथ अमृतसर में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को भी मार गिरा है। फिलहाल के लिए क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये सुबह का मामला और आज अमृतसर की जो तहसील अजनाला जो बिल्कुल पाकिस्तान के सटे में है, वहाँ घुसपैठियों ने भारत में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जो बीएसएफ के जवान थे वो काफी चौकस थे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर और पाकिस्तान की हमेशा जो हरकत है वो भारत के जवान अच्छी तरह जानते हैं, जो सरहद पे डटे हुए हैं। तो उन्होंने गोली मारकर एक जो घुसपैठी है उसको मार गिरा और जो पाकिस्तानी है उसके कब्जे से 2 AK-47 और 24 पैकेट जो हेरोइन के बरामद किए गए। और अब जो लोगों के थाना वो जनाला का जो पुलिस स्टेशन है लोगों के गांव में, वहाँ पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और अभी जो बता रहे हैं सूसर के जो पाकिस्तानी है घुसपैठिया, उनके कब्जे से उसकी पहचान को लेकर कोई दस्तावेज बरामद नहीं हो सका। और अब जो ऑपरेशन है वो बीएसएफ और अमृतसर देहाती जो ग्रामीण पुलिस के सहयोग से पाक सीमा पर लगी कटीली तार के पास किया गया। तो ये फिलहाल अभी जानकारी है, लेकिन जो पाकिस्तानी घुसपैठिया उनकी जो पहचान वो अभी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि वो पाकिस्तान का है। लेकिन जो एंट्री उसकी हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, तो निश्चित तौर पे जो भी घुसपैठी होगा उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होगा कि जिससे वो पता चल सके कि वो पाकिस्तान का रहने वाला। लेकिन एक जो जरूर आज घुसपैठिया वो जो अजनाला तहसील का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। आखिरकार करीब 14 घंटे के सफर के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंच गया। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि सुबह करीब 4:30 बजे भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा और सुबह करीब 4:26 पर बांदा जेल का दरवाजा खोल दिया गया और काफिले की बाकी गाड़ियां रुक गई और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो गई। और सुबह 4:30 बजे बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने जेल अधिकारियों से कहा कि वह काफी थक गया है, सोना चाहता है, इसीलिए उसे सीधे बैरक नंबर 16 पहुंचाएगा, जिसमें वह आराम करता रहा। और सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और बांदा के सीएमओ फिलहाल पंजाब से आई मेडिकल फाइल का परीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्तार को 16 नंबर बैरक में आइसोलेशन में रखा गया है और किसी से मिलने की इजाजत मुख्तार अंसारी को नहीं है और पूरे बैरक को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। काफी लोगों ने सहयोग किया है। नीचे और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे वो भी रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात्रि में मुंह पे डाल दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक नया प्रारूप विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प प्रश्न और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। तो यहाँ 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया। इसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं और इसी की वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मुंह छोड़ना होगा और ये नए प्रारूप में परीक्षा पे चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो परीक्षा को अवसरों के तौर पर देखें और न कि जीवन के सपनों के अंत के तौर पर। यहाँ इस बीच वीडियो में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दोस्त के तौर पर बातचीत करेंगे और इसी के साथ डिजिटल कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस बात को भी चर्चा करते हैं कि लोग या माता पिता क्या कहेंगे और इसका दबाव भी कई बार बोझ बन जाता है। तो यह वीडियो में वह यह भी कह रहे हैं कि यह परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन यहाँ चर्चा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होगी। और इस कार्यक्रम को अपने दिल से बेहद करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह परिवार के सदस्य के रूप में छात्रों को परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में मदद करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। वहीं दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है और इस बीच आज ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी लोगों को सलाम किया और कोरोना महामारी के बीच उनके योगदान को सराहा। तो यहाँ बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन लोगों को सलाम करने का दिन है जो हमारी दुनिया को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही इस दिन हमें हेल्थ केयर के क्षेत्र में हर रिसर्च और नई तकनीक का समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ पीएम मोदी ने लिखा कि हमें कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए नियमों का पालन करना जारी रखना चाहिए। मास्क पहनना, लगातार हाथ धोना और अन्य गाइडलाइंस को मानना और इसी के साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट करने और फिट रहने के अन्य तरीकों को भी अपनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए शख्स की 15 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हत्या के मामले में 1-2 लोगों की हत्या के लिए सजा होती है, लेकिन ड्रग्स का कारोबार करने वालों के कारण अनेकों लोगों की जान जाती है और समाज पर इसका प्रभाव बेहद ही खतरनाक है क्योंकि लोगों की इससे मौत होती है। तो यहाँ आपको बता दें कि निचली अदालत और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 2 लाख का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समाज के हित में देखना होगा। याचिकाकर्ता में सजा में कमी की गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा में दखल देने की जरूरत नहीं है और कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि मादक पदार्थ के कारण समाज खतरनाक प्रभाव पड़ता है। और इस बीच आपको बता दें कि मादक पदार्थों के कारण समाज में खतरनाक प्रभाव पड़ता है और ये लोगों की मौत का भी कारण बनता है।
उधर देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। ऐसे में रोजाना नए केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर ओपीडी को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल गुरुवार से बंद कर दिया जाएगा और अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो यहाँ आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बताया जा रहा है कि केवल रजिस्ट्रेशन वाले मरीज को ही एम्स में एंट्री मिलेगी। और यही नहीं, एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा तय की जाएगी। हर विभाग में प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि अब हर विभाग प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की सीमा तय करेगा और रजिस्ट्रेशन करवा चुके मरीजों को एम्स बुलाएगा। यहाँ आपको बता दें कि एम्स की ओर से कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार से एम्स की ओपीडी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एम्स की ओपीडी को अगले 4 हफ्ते बंद रखने का निर्देश जारी हुआ है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अगले महीने के हालातों को देखते हुए आगे का ये निर्णय लिया जाएगा। वहीं अब बड़ी खबर कश्मीर से है। यहाँ के श्रीनगर के बाहरी इलाके गुलाब बाग एरिया में सुरक्षा बलों का बीते कल रात से ही तलाश अभियान लगातार जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का संदेह है। मालूम हो तो सुरक्षा बलों ने इस वक्त आतंकियों को सफाया करने का ऑपरेशन चलाया हुआ है और उसे मुखबिरों से सूचना मिली कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं और जिसके बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। और अब आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही एनकाउंटर पुलवामा में काकोपूरा इलाकों और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। और ये वो आतंकी हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी नेता अनवर अहमद के नौगाम स्थित घर पर हमला किया और मारे गए आतंकियों को 2 लश्कर-ए-तैयबा और 1 अल-बद्र संगठन का था। और यहाँ लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र दोनों ने मिलकर बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और ऐसे में वो कारोबार होता साबित हो रहा है। और इस अभियान के तहत अब तक 200 खूंखार आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा गया है, जबकि साल 2019 की बात करें तो सुरक्षा बलों ने 157 आतंकवादियों को मार गिराया था। अप्रैल 2020 में सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवादियों और जुलाई और अक्टूबर महीने में 21 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी का दिवंगत नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार के डीएमके नेता उदयनिधि सटालियन को नोटिस जारी किया। यहां उदयनिधि ने कथित तौर पर कहा कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मृत्यु हो गई है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। यहां चुनाव आयोग ने उदयनिधि को बुधवार शाम 5 बजे से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आयोग ने कहा कि यदि वे उस समय तक जवाब नहीं देते हैं तो आयोग इस पर कोई बड़ा फैसला करेगा। यह नोटिस में कहा गया कि आयोग को 2 अप्रैल को बीजेपी में एक शिकायत मिली थी, तो यहाँ जिसमें कहा गया कि 31 मार्च को एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि सटालियन ने आपत्तिजनक बयान दिया था। यहाँ आयोग ने कहा कि उसका मानना है कि डीएमके नेता के भाषण की सामग्री आदर्श आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करती है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू स्पीड के बीच महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों की टेंशन भी बढ़ गई है। बता दें आपको कि कंप्लीट लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर एक बार फिर अपने राज्यों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है और यहाँ मुंबई से यूपी बिहार की तरफ जाने वाले ज़्यादातर ट्रेनें फुल है और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल, कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर प्रवासी कामगारों की घर जाने को लेकर भीड़ भाड़ देखी गई। मजदूर अपने हाथों में भारी भरकम सामान लेकर अपने गांव की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर मथुरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल स्लीपर बस में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों का स्केच जारी कर दिया और इस बीच पुलिस कोतवाली सुरीर क्षेत्र के अलावा अन्य थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना में एक गिरोह की पहचान करने के लिए बदमाशों के कद काठी की जानकारी कर रही है। बता दें कि बस में लूट करने वाले बदमाशों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और इस मामले में पुलिस बस में हुई लूट में शामिल बदमाशों की जानकारी भी कर रही है।
यहाँ हुलिये के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेसवे पर बस के साथ हुई घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण हमारे और उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड द्वारा भी किया जा रहा है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए सर्विलांस, स्वैट व एसओजी के साथ साथ सिविल पुलिस की कई टीमें इसमें लगाई गई हैं। जनपद के सभी थाना प्रभारियों, सभी अधिकारियों को इस घटना के संबंधी सूचना एकत्रित करने और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कमजोर मानसून के चलते हुई बारिश और बर्फबारी के चलते ऊंचे पहाड़ों पर बने सूखे जैसे हालात ही उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग का कारण है। और यहाँ वन और पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि विशेषज्ञों के मुताबिक अमूमन मार्च-अप्रैल में पतझड़ के बाद ही जंगलों में आग लगती थी और इससे पहले पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की वजह से नमी रहती थी जो आग नहीं लगने देती थी। लेकिन इस कारण उत्तराखंड में बहुत कम बारिश हुई और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी कम मात्रा में रही। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में पहाड़ी जंगलों में आग लगी हुई है और अब लगभग अनियंत्रित हो चुकी है और सरकार अब हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराकर इसे बुझाने की कोशिश कर रही है और जिसके सफल होने की संभावना बेहद ही कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान को तेज किए जाने का बात चल रही है और ऐसे में अब आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला का बयान सामने आया है। इस बीच पूनावाला का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन बुलेट प्रूफ माध्यम नहीं है और यहाँ आपको बता दें कि टीकाकरण महामारी को खत्म नहीं कर सकता। पूनावाला ने कहा कि शुरुआत में सारे वैक्सीन के साथ संकट की स्थिति थी और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में मांग बढ़ने से वैक्सीन की कमी हो सकती है और इसी के अलावा कोरोना वैक्सीन के निजी बाजार में उपलब्ध कराए जाने को लेकर पूनावाला का मानना है कि वैक्सीन के खुदरा बिक्री पर लंबे समय तक रोक से देश में वैक्सीन निर्माताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन ये महज एक विचार ही है। उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टिकोण से कॉर्पोरेट को बाजार में वैक्सीन खरीदने और बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार और गरीब व्यक्तियों के दृष्टिकोण से शायद नहीं। सरकार को सभी की जरूरतों को संतुलित करना हो। आपको बता दें कि मांग बढ़ने से ये चीज़ें और ज़्यादा हो सकती है। ये स्पीच, ये बयानबाजी की गई और देश में तेजी से जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो इस बीच आधार पूनावाला का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से वैक्सीन की कमी हो सकती है। कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का सिग्नल बनती जा रही है। ऐसे में वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा केस सामने आए और यह दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख से पार पहुंचे हैं और इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटों में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले सामने आए और ये भारत में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी दैनिक उछाल है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि भारत अब एक्टिव केस के मामलों में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 631 लोगों की मौत हुई और इसी के साथ घातक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,66,208 पर पहुंच गई है और एक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में ज़्यादा घातक सिद्ध होती जा रही है और कुल मामलों में 5 सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है और यहाँ कोरोना के आंकड़े लगातार सावधान करने की ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55,000 नए मामले सामने आए हैं। गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं और ऐसे में अब दोपहर में लोगों से घरों से बाहर निकलना कम भी कर दिया है। हालांकि पहाड़ों पर मौसम खुशगवार है, लेकिन इसका कारण वहां हुई बारिश है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। बता दें कि अप्रैल महीने में जम्मू कश्मीर में बारिश और मौसम खुशगवार हो गया है। उधर पंजाब में बुधवार और वीरवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी होगी। यहाँ हिमाचल प्रदेश में बुधवार को अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी। आपको जानकारी दे दें कि राज्य के कई जिलों में तापमान में सख्त गिरावट आई है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के सिरमौर, कुल्लू, शिमला जिलों ने अलर्ट घोषित कर दिया है। आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी बताई जा रही है
आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का जो मौसम है वो बदलना शुरू हो गया है और कई जगहों पर आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम फिलहाल के लिए बिगड़ सकता है और इसी के साथ मौसम ने करवट लेना अब शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ मौसम के साथ साथ बारिश और आंधी की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ गर्मी ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके से अपनी सेना पीछे हटने के बाद अब भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर टकराव वाले अन्य बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। यहां सैन्य सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की ये वार्ता 9 अप्रैल को होने की संभावना है, जिसमें लद्दाख में गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेकसोंग मैदान से सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर बातचीत हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की ये वार्ता राजनयिक स्तर की बातचीत के तत्काल बाद हो रही है और इस वार्ता में राजनयिक स्तर की बातचीत के दौरान उठे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तकरीबन 1 साल तक LAC पर चला सैन्य गतिरोध पेंगोंग झील के इलाके में पिछले महीने ही खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ झील पर टकराव वाले इलाकों से दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता के लंबे दौर के बाद आखिरकार सैन्यों को पीछे हटने पर सहमति बना ली थी। आपको बता दें कि LAC का गतिरोध जारी हो गया है और अब इस बीच दूसरे इलाकों से सेना हटाने पर भारत और चीन बातचीत कर सकते हैं और इस बीच डेपसोंग में टकराव करने पर भी बातचीत हो सकती है और इस बीच बताया जा रहा है कि भारत चीन में 9 अप्रैल को इस मामले पर बातचीत हो सकती है और इसी के साथ दूसरे इलाकों से सेना हटने पर भी भारत और चीन बातचीत कर सकते हैं। और अब महाराष्ट्र के बीड से खबर आ रही है, जहां इंसानियत की शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां मंगलवार को 8 लोगों की कोरोना से हुई मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया, जिसके बाद से जनता में प्रशासन को लेकर आक्रोश है। तो यहां कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को सामूहिक चिता जलाने के अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई थी और यहां नगर निगम प्रशासन ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार निपटाने के लिए मांडवा रोड शमशान भूमि से सभी 8 मृतकों की एक साथ चिता सजा दी और सामूहिक रूप से अग्नि भी दी गई। आपको बता दें कि एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया गया है और एक ही चिता पर 8 लोगों की चिता जलाई गई है। ये बेहद ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है और ये पूरा मामला बीड का बताया जा रहा है, जहां नगर निगम ने एक ही चिता पर 8 लोगों की चिता जला दी है और ये तस्वीरों में भी साफ जाहिर हो रहा है, जहां कोरोना के चलते इन 8 लोगों की मौत हुई थी। नगर निगम ने एक ही चिता पर 8 लोगों की चिता जला दी है और यहां एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया गया है। और अब फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिस वाले एक ऑटो ड्राइवर की बेदर्दी से पिटाई करते हुए दिखे हैं और इस बीच आपको बता दें कि वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया जा रहा है, जहां ऑटो ड्राइवर को मास्क न पहने देख पुलिस कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 पुलिसकर्मी बीच सड़क पर व्यक्ति को पहले उसे जमीन पर पटकते हैं, फिर लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की बात कही और जब ये वीडियो एसपी तक पहुंचा तो एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां मास्क न पहनने पर युवकों को जमकर पीटा गया है और इसी के साथ पुलिसकर्मियों का गुंडा राज भी मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां एक मास्क न पहनने की वजह से युवकों को पीटा जा रहा है। पुलिसकर्मियों और युवकों का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो, पिटाई का वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मियों द्वारा युवकों को पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि ये पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है, जहां ये तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मियों का गुंडागर्दी
दिखाई दे रही है। और इस बीच एक मास्क न पहनने की वजह से पुलिसकर्मियों ने अपना गुंडा राज दिखाया है। इस बीच ये वीडियो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उधर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने पीठ में टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नवंबर 2019 के एक फैसले को चुनौती दी गई। यह हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा था जिसमें ट्राई कोर्ट ने 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ दबोचे गए व्यक्ति को NDPCS एक्ट के प्रावधानों के तहत सजा देने के लायक माना गया था। उस बीच आपको बता दें कि 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ 15 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। यहां सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा कि नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों की देश में तस्करी और उनके गैरकानूनी आवागमन से समाज के बड़े हिस्से में नशे की लत लगातार बढ़ रही है और खासतौर पर किशोर बालक और बालिकाएं इस नशाखोरी के आदी बन रहे हैं और यह खतरा लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता दें कि खतरनाक अनुपात भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पीठ ने कहा कि किसी भी NDPCS एक्ट के मामले में सजा सुनाते समय समाज के हित के संपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना भी बेहद ही आवश्यक है। यहाँ आरोपी के पक्ष पर विचार करते हुए यह दिमाग में रखा जाना चाहिए कि हत्या के मामले में आरोपी 1 या 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है, जबकि नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले लोग बहुत सारे निर्दोष युवा पीड़ितों को मौत की आग में झुलसाने की जिम्मेदार होते हैं और यह समाज के लिए सरासर खतरा साबित होता नजर आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।